हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टारगेट फॉर IQ। ये हमारा लेक्चर सीरीज़ जो एविडेंस एक्ट का चला आ रहा है वो उसमें 4th लेक्चर होगा। आज हम बात करेंगे आपके काइंड्स ऑफ एविडेंसेस की। इससे पहले हमने बात किया सेक्शन 1 से 3 किया, उसके बाद ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग डेवलप की कि एविडेंस लॉ होता क्या है। आज हम बात करेंगे कि साक्ष्य के कितने प्रकार होते हैं और किन किन परिस्थितियों में कौन से साक्ष्य को कोर्ट में प्रस्तुत किया जा सकता है, न्यायालय में प्रस्तुत किया जा सकता है और उसका क्या वैल्यू होता है, उसका एविडेंशियरी वैल्यू क्या होता है, किस परिस्थिति में किस तरह के साक्ष्य को मान्य घोषित किया जाता है या किस तरह की परिस्थिति में कौन सा साक्ष्य नहीं दे सकते हैं। तो इसके बारे में अंडरस्टैंडिंग होनी बहुत ज़रूरी है, तभी आप बाकी जो प्रोविजंस हैं उसको और अच्छे से समझ पाएंगे। इसलिए आज हम बात करेंगे आपके ओरल एविडेंस की, ओरल एंड डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, सर्कमस्टांशियल एविडेंस, हियरसे एविडेंस एंड प्राइमरी एंड सेकेंडरी एविडेंस के बारे में बात करने की कोशिश करेंगे। तो ओरल एविडेंस जो होता है आपके सेक्शन 59 से आप देखोगे तो ओरल एविडेंस का वो सेक्शन है और इसमें ओरल एविडेंस के बारे में बात की गई है। ये कहा गया है कि ओरल एविडेंस हर तरह के कंटेंट्स के लिए, हर तरह के स्टेटमेंट को कहते हैं। सेक्शन 3 में भी जैसा कि डिफाइंड है ऑल स्टेटमेंट्स, ठीक है। अगर हम इसको ब्रेक करके लिखेंगे, ऑल स्टेटमेंट्स ठीक है, ऑल स्टेटमेंट्स which the court either permits or requires to be made, ठीक है, requires to be made by the witness of what? Of matters in issue, matters of fact, okay। तो ओरल एविडेंस हम ऐसे एविडेंस को जनरली कहेंगे जिसको कोर्ट जो है वो परमिट करता है विटनेस के थ्रू, कि वो परमिट करे या तो उसको रिक्वायर करे कि आप इस तरह के एविडेंस जो हैं आप ओरली दे सकते हो। इन दोनों ही कंडीशन में वो मैटर जो होना चाहिए, जो आप ओरली गिव कर रहे हो एविडेंस में, वो फैक्ट का होना चाहिए। फैक्ट का डेफिनेशन भी हम सेक्शन 3 में पढ़े हैं। एनीथिंग, स्टेट ऑफ थिंग्स, रिलेशन ऑफ थिंग्स विच इज़ केपेबल ऑफ बीइंग परसीव्ड बाय द सेंसेस। तो हमारे प्रीवियस वीडियो में आप जाओगे तो आपको मिल जाएगा कि फ़ैक्ट क्या होता है। तो मैटर्स ऑफ फैक्ट के ऊपर बेस्ड होना चाहिए और कोर्ट को है जो कि परमिट या रिक्वायर करना चाहिए कि आप उस तरह के साक्ष्य को दे सकते हो। अब बात करिए कि ओरल एविडेंस कहाँ नहीं दिया जा सकता है। अगर कोई चीज़ डॉक्यूमेंटेड है, कोई चीज़ डॉक्यूमेंट में लिखा हुआ है, रिटन है, तो उस परिस्थिति में डॉक्यूमेंट के कंटेंट्स के बारे में ओरल एविडेंस नहीं दिया जा सकता है। बाकी सारे स्टेटमेंट्स जो हैं, अपार्ट फ्रॉम दैट ऑल स्टेटमेंट्स एंड ऑल टाइप ऑफ एविडेंसेस कुड बी गिवन बाय द ओरल एविडेंस, बट ओनली इन द केसेस इन विच डॉक्यूमेंट्स इज स्टिल परसिस्टिंग यू कैन नॉट गिव एविडेंस ऑफ द कंटेंट्स ऑफ द डॉक्यूमेंट एक्सेप्ट इन 2 केसेस। वो 2 केस क्या है? जब डॉक्यूमेंट के कंटेंट के बारे में भी एविडेंस दिया जा सकता है, जबकि इस ओरल एविडेंस एज अ सेकेंडरी एविडेंस दिया हो। मान लीजिए कि वो डॉक्यूमेंट गुम हो जाता है और किसी आदमी ने डॉक्यूमेंट को बनते समय उसको विटनेस किया हो, तो वैसे परिस्थिति में उसके कंटेंट के बारे में भी ओरल एविडेंस दिया जा सकता है। दूसरी परिस्थिति ये बनती है कि जब डॉक्यूमेंट का ओरिजिनल आपके पास नहीं है और आप उसके बारे में, डॉक्यूमेंट के बारे में सेकेंडरी एविडेंस देने के लायक हैं, मतलब कोर्ट आपको परमिट करती है, आपका जो सर्कमस्टांसेस बन रहा है उसमें क्योंकि आपके पास प्राइमरी एविडेंस जो कि ओरिजिनल एविडेंस होता है उसको आप नहीं प्रोड्यूस कर सकते हो, तो वैसे कंडीशन में आपके सेक्शन 63 के क्लॉज 5 में आप देखोगे कि वैसे परिस्थिति में ओरल एविडेंस या ओरल स्टेटमेंट्स अबाउट दैट कंटेंट्स ऑफ द डॉक्यूमेंट इज़ ऑल्सो एडमिसिबल इन लॉ, ठीक है। ओरल एविडेंस जो होता है दैट मस्ट बी डायरेक्ट, ओरल एविडेंस मस्ट बी डायरेक्ट, ठीक है।
जो बात करते हैं हम डायरेक्ट, कहने का ये मतलब हुआ कि वैसा स्टेटमेंट कोई आदमी दे जो उसने खुद विटनेस किया हो। जैसे कि मैंने किसी को वो बात करते हुए देखा, मैंने खुद ने अपने कानों से उसको वो बात करते हुए सुना, तो मैं ही उस बात में उस बारे में बात कर सकती हूँ, उस बारे में कोर्ट में एविडेंस दे सकती हूँ ओरल एविडेंस के थ्रू। लेकिन उस सर्कमस्टांसेस में जब मुझे किसी ने कहा तो वो हो जाएगा हियर से एविडेंस, उसको हम डायरेक्ट एविडेंस नहीं कह सकेंगे। डायरेक्ट एविडेंस ऐसा स्थिति में कहा जाएगा जब आपने स्वयं ने उस चीज़ को करते हुए देखा, या उस चीज़ को you yourself have seen that certain acts is being done, और you yourself have heard कि कुछ चीज़ें हो रही है, तो वैसे परिस्थिति में आप एविडेंस दे सकते हो। वो एविडेंस होगा आपका डायरेक्ट। ओरल एविडेंस हमेशा ही डायरेक्ट होना चाहिए, लेकिन इसकी भी एक एक्सेप्शन है जिसको हम बोलते हैं हियर से। ठीक है, हियर से एविडेंस जो है वो जनरली एडमिसिबल इन लॉ नहीं माना जाता है, लेकिन सेक्शन 60 के ही आप एक पार्ट में देखेंगे जहाँ पे बात किया हुआ है ट्रीटाइज की। ट्रीटाइज मतलब कि जो बुक्स लिखते हैं, एक्सपर्ट का जो बुक्स होता है वगैरह, कई बार ऐसा होता है कि उसका ओपिनियन को मान्य माना जाता है। वो जो राइटर हैं जिन्होंने वो किताब लिखी, मे बी वो केपेबल नहीं है कि वो कोर्ट में मौजूद हो सके, या फिर उनकी डेथ हो चुकी है, तो वैसे सर्कमस्टांसेस में किसी और का ओपिनियन को भी मान्य माना जा सकता है। और यहाँ पे एक बहुत बड़ा एक्सेप्शन होता है जो कि सेक्शन 60 में ही मेंशन्ड है। उसके सेक्शन 60 में ही मेंशन है जहाँ पे लिखा हुआ है कि ओरल एविडेंस मस्ट इन ऑल केसेस बी डायरेक्ट। तो उसका जो एक्सेप्शन है वो है ऑफ ओपिनियंस रिलेटिंग टू ट्रीटाइज। ठीक है, तो वहाँ पे ओपिनियन जो है उसको मान्य माना जा सकता है, और वहाँ पे हियर से एविडेंस जो है वो एक हियर से एविडेंस इन दैट केस वुड बी एडमिसिबल इन लॉ। ठीक है, तो ओरल एविडेंस के बारे में हम देख लिए। ओरल एविडेंस जो है वो कंटेंट्स ऑफ द डॉक्यूमेंट के ऊपर बेस्ड नहीं होगा। जो आपने देखा, जो आपने सुना, जो आपने महसूस किया आपने खुद, तो आप ही उसके एविडेंस देने के लायक हो। ओरल एविडेंस मस्ट इन ऑल केसेस बी डायरेक्ट, बट उसका एक एक्सेप्शन मैंने बताया जो कि ओपिनियन रिलेटिंग टू द ट्रीटाइज है, तो उस केसेस में हम हियर से एविडेंस दे सकते हैं। तो ये आपकी जनरल अंडरस्टैंडिंग हो गई कि व्हाट इज़ ओरल एविडेंस। चलिए बात करते हैं डॉक्यूमेंट्री एविडेंस की। डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, जैसा कि हमने देखा कि डॉक्यूमेंट जो है वो अगेन सेक्शन 3 में आपके डिफाइंड है। और डॉक्यूमेंट का मतलब ये हो गया कि आप कोई भी, जैसे आप एक्सप्रेस कर रहे हो बाय वे ऑफ राइटिंग। ठीक है, आपने यू एक्सप्रेस योर वर्ड बाय वे ऑफ राइटिंग, और मे बी बाय लिथोग्राफी, फोटोग्राफी। ठीक है, ऑन द कैरिकेचर से जो एक्सप्रेशन है बाय वे ऑफ राइटिंग, बाय वे ऑफ लिथोग्राफी, बाय वे ऑफ फोटोग्राफी, तो दीज कुड बी एक्सप्रेशन ऑफ वर्ड्स ऑन समथिंग could be regarded as your document. Now what is documentary evidence? Documentary evidence is again divided into your primary evidence and secondary evidence. Now it is important for us to understand कि डॉक्यूमेंट जब डॉक्यूमेंटेशन हो जाता है तो दैट इज़ रिगार्डेड एज द बेस्ट एविडेंस, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि इंसान का जो बोलना है उससे ज़्यादा हम विश्वास कर सकते हैं उसके एक्ट्स को। इंसान ने अपने मतलब ह्यूमन का जो टेंडेंसी होता है उसके ओरल एविडेंस से ज़्यादा हम विश्वास कर सकते हैं कि उसने जो अपने काम है ओरल एविडेंस से उसके ऊपर एक्ट भी किया हो, उसने उसको डॉक्यूमेंट भी किया हो। अगर कोई डॉक्यूमेंट है जिसमें उसके इंटेंशंस के बारे में लिखा हुआ है दैट वो कुछ ट्रांजैक्शन कर सकता है, तो उस सर्कमस्टांस में वो उसका बेस्ट एविडेंस माना जाएगा। और इसीलिए आपने एक्सेप्शन पढ़ा और सेक्शन 22 में भी इसको पाया जाएगा कि कंटेंट्स ऑफ द डॉक्यूमेंट कैन नॉट बी गिवन बाय वे ऑफ ओरल एविडेंस इफ़ इट इज़ डॉक्यूमेंटेड। वैसे ही इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स के केसेस में भी देखा जाता है कि इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड अगर है तो उसके कंटेंट्स के बारे में ओरल एविडेंस नहीं दिया जा सकता है।
तो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस हम बेसिकली प्राइमरी और सेकेंडरी एविडेंस के कंपैरिजन में पढ़ेंगे। इन्हीं दोनों को हम कहते हैं डॉक्यूमेंट्री एविडेंस का पार्ट, ठीक है। तो प्राइमरी एविडेंस आपका सेक्शन 62 में दिया हुआ है, सेक्शन 62, और सेक्शन 63 में आपका दिया हुआ है सेकेंडरी एविडेंस। ये सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, बिहार जुडिशरी में इस बार 31st जुडिशरी में पूछा गया है, ये सेक्शन आपके आया था एग्ज़ाम में कि सेक्शन 62 में प्राइमरी एविडेंस है। प्राइमरी एविडेंस इज़ डिफाइंड अंडर विच सेक्शन, अ लॉट ऑफ पीपल गॉट कंफ्यूज एंड हैव रिटन सेक्शन 63, बट सेक्शन 62 में प्राइमरी एविडेंस डिफाइंड है एंड सेक्शन 63 में सेकेंडरी एविडेंस डिफाइंड है। बेसिक ये समझ लीजिए कि प्राइमरी एविडेंस वैसे एविडेंस को कहते हैं जो कि ओरिजिनल एविडेंस होता है, ठीक है। ओरिजिनल कहने का ये मतलब हुआ कि आप अगर डॉक्यूमेंट तैयार कर रहे हैं तो उसका जो ओरिजिनल होगा वो प्राइमरी एविडेंस कहलाएगा। प्राइमरी एविडेंस इज़ प्राइमा फेसी द बेस्ट एविडेंस। ऐसे कहा गया है सेक्शन 61 में कि डॉक्यूमेंट्स जो है वो या तो प्राइमरी एविडेंस से प्राइमरी एविडेंस के थ्रू प्रूफ किया जा सकता है या सेकेंडरी एविडेंस के थ्रू प्रूफ किया जा सकता है, लेकिन प्राइमरी एविडेंस नहीं अगर होगा तभी इन दैट कंडीशन ओनली सेकेंडरी एविडेंस कुड बी गिवन, ठीक है। अब हम थोड़ा समझ लेते हैं कि व्हाट इज़ प्राइमरी एविडेंस एंड व्हाट इज़ सेकेंडरी एविडेंस। प्राइमरी एविडेंस अब कौन कौन से एविडेंस को हम प्राइमरी एविडेंस कह सकते हैं? इफ़ इट इज़ एग्जीक्यूटेड इन पार्ट्स, कहने का मतलब ऐसा देखा गया है वो वेरियस ट्रांजैक्शन में कि हर कोई अपने पास ओरिजिनल रखना चाहता है। तो मान लीजिए कि ये दो डॉक्यूमेंट है, ठीक है, ये दो डॉक्यूमेंट है, दोनों को एट द सेम टाइम वैसे ही तरीके से बनाया गया है, वैसे ही तरीके से साइन किया गया है, वैसे ही तरीके से अटेस्टेशन किया गया है, सारा कुछ आइडेंटिकल है और एट द टाइम ऑफ ट्रांजैक्शन दो ओरिजिनल तैयार किया गया है विच इज़ नॉट अ कॉपी ऑफ द अदर। In that case, both of it, if it is executed together, executed in parts, it would be regarded as primary evidence. This document would also be regarded as primary evidence, and this document A and document B, both will be regarded as primary evidence, and none of it would be the secondary evidence of the other. Now see, executed in counterparts. Executed in counterparts. What does this means? Executed in counterparts का यही मतलब है कि सपोज ये डॉक्यूमेंट A है, ठीक है, डॉक्यूमेंट A, डॉक्यूमेंट B। पार्टी का अगर हम बात करें तो मान लीजिए ये पार्टी X है और ये पार्टी Y है, ठीक है। अब दोनों के बीच में ट्रांजैक्शन हुआ, दो डॉक्यूमेंट बना, ठीक है। पार्टी X जो है वो इस डॉक्यूमेंट में साइन करता है, ठीक है, पार्टी Y जो है इस डॉक्यूमेंट में साइन करता है, और डॉक्यूमेंट A जो है जिसमें पार्टी Y ने साइन किया है वो पार्टी X के पास रखा रहता है, और डॉक्यूमेंट Y जो है, ठीक है, सॉरी, डॉक्यूमेंट B जो है जिसमें पार्टी X ने साइन किया है वो Y के पास, मतलब बेसिकली डॉक्यूमेंट का एक्सचेंज होता है जिसमें दूसरे पार्टी ने साइन किया है वो सामने वाली पार्टी रखता है, और उसने जिस डॉक्यूमेंट में साइन किया है वो दूसरी अपोजिट पार्टी ने रखा हुआ होता है। तो जो डॉक्यूमेंट आपके पास है, ठीक है, जो डॉक्यूमेंट आपके पास है वुड बी रिगार्डेड एज जिसमें दूसरी पार्टी का साइन है, तो आपके लिए क्या हुआ, एक पार्टी के लिए वो हो गया प्राइमरी एविडेंस, दूसरी पार्टी के लिए हो गया वो सेकेंडरी एविडेंस, ठीक है। जिसमें आपका साइन है वो आपके लिए क्या हुआ, सेकेंडरी एविडेंस, जिसमें दूसरे पार्टी का साइन है वो क्या हो गया, प्राइमरी एविडेंस। दूसरे पार्टी ने साइन करके दिया है, ठीक है, तो आपके लिए क्या हुआ, प्राइमरी एविडेंस, लेकिन दूसरे पार्टी के लिए क्या हुआ, सेकेंडरी एविडेंस। ये अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़रूरी है क्योंकि जो ये काउंटर पार्ट्स है, एग्जीक्यूटेड इन काउंटर पार्ट्स, ये आप प्राइमरी एविडेंस में भी देखेंगे, क्लॉज में 62 के क्लॉज में भी दिया हुआ है और 63 के भी क्लॉज में दिया हुआ है। तो यही है इसका बेसिक मतलब, दो अलग अलग डॉक्यूमेंट बने हैं,
एक पार्टी जिसने साइन किया हुआ है दूसरे पार्टी के लिए, मतलब जो दो डॉक्यूमेंट है, मान लीजिए इसमें एक्स ने साइन किया है तो ये आपका किसके पास रहेगा, वाई के पास रहेगा। इसमें आपके वाई ने साइन किया है तो ये डॉक्यूमेंट किसके पास रहेगा, एक्स के पास रहेगा। ठीक है, अपोजिट कर लेते हैं उसको। ठीक है, और फिर जिस उस बेसिस पे कि किसका साइन है उस बेसिस पे डिसाइड होता है कि कौन सा प्राइमरी एविडेंस हो गया पार्टी एक्स के लिए और कौन सा ये हो गया पार्टी वाई के लिए। ठीक है, तो ये आप समझ गए एग्जीक्यूटेड इन काउंटर पार्ट्स। अब चलते हैं यूनिफॉर्म प्रोसेस। यूनिफॉर्म प्रोसेस जो है बाय वे ऑफ यूनिफॉर्म प्रोसेस, तो अगर सेम प्रोसेस से मान लीजिए कार्बन कॉपी अगर लगाए हुए हैं और दोनों जो है डॉक्यूमेंट वैसे ही एग्जीक्यूट हो रहा है तो उसको भी हम क्या कहेंगे, इसको भी कहेंगे प्राइमरी एविडेंस। ठीक है, प्राइमरी एविडेंस ऑफ ईच अदर। लेकिन अगर वो मैकेनिकल प्रोसेस से हो रहा है, मैकेनिकल प्रोसेस का मतलब कि बाय वे ऑफ फोटोकॉपी मशीन, इस तरह के जो मशीन के कारण हो रहा है, फ़ोटोकॉपी आप करवा रहे हो, तो वो क्या हो गया, सेकेंडरी एविडेंस। सेकेंडरी एविडेंस में क्या क्या आ जाएगा आपका, सर्टिफाइड कॉपीज़। ठीक है, सर्टिफाइड कॉपीज़ कहने का मतलब वो नोटराइज्ड है, सर्टिफाई किया हुआ है। तो ठीक है, वैसे डॉक्यूमेंट को हम जो पब्लिक डॉक्यूमेंट्स होता है बेसिकली उसको सर्टिफाई कराया जाता है। ठीक है, तो वैसे डॉक्यूमेंट को हम सेकेंडरी एविडेंस कहते हैं। बाय वे ऑफ मैकेनिकल प्रोसेस अगर कॉपी किया हुआ है, फ़ोटो कॉपी किया हुआ है, तो उसको भी हम सेकेंडरी एविडेंस कहेंगे। फिर अगर मान लीजिए कि ओरिजिनल से कंपेयर करके कॉपी किया हुआ है तो वैसे भी चीज़ों को हम सेकेंडरी एविडेंस कहेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं काउंटर पार्ट का। मैंने बताया सेकेंडरी एविडेंस कैसे सर्कमस्टांस में सेकेंडरी एविडेंस बनेगा, कैसे सर्कमस्टांस में प्राइमरी एविडेंस बनेगा। और जो लास्ट एक सेकेंडरी एविडेंस होता है वो आपका होता है ओरल स्टेटमेंट ऑफ द कंटेंट्स। ठीक है, जो मैंने आपको ओरल एविडेंस में समझाया। तो ये आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो गई प्राइमरी एविडेंस और सेकेंडरी एविडेंस की। हम अपने नेक्स्ट सेगमेंट ऑफ वीडियो में बताएंगे कि किस कंडीशन में सेकेंडरी एविडेंस दिया जा सकता है, किस सर्कमस्टांस में प्राइमरी क्या नोटिस का क्या प्रोविज़न है, और जो सेक्शन 64, 65, 66 है उसको क्यूमुलेटिवली पढ़ेंगे। लेकिन इस वीडियो में हम अब बात कर लेते हैं हमारे दूसरे एविडेंस की, जो है सर्कमस्टांशियल एविडेंस। ठीक है, सर्कमस्टांशियल एविडेंस बेसिकली वैसे एविडेंस को कहते हैं जो मतलब डायरेक्ट ना हो, वेरियस चेन ऑफ इवेंट्स बन रहे हैं और चेन ऑफ इवेंट्स बहुत सारे सर्कमस्टांसेस को मिलके अगर जोड़ा जाए, डॉट्स जोड़ा जाए, तो हम एक कंक्लूजन पे पहुंचते हैं कि अक्यूज्ड ही गिल्टी होगा इस ऑफेंस के लिए। तो ऐसे सर्कमस्टांसेस में सर्कमस्टांशियल एविडेंस का बहुत इंपॉर्टेंस हो जाता है। जैसे मान लीजिए कि डाउरी डेथ हो रहा है, वैसे सिचुएशन में, या रेप हो रहा है, तो वैसे सिचुएशन में डायरेक्ट एविडेंस मिलना बहुत ही इम्पॉसिबल सा चीज़ होता है। लेकिन अगर हम सर्कमस्टांशियल एविडेंस को देखें, मतलब चेन ऑफ इवेंट्स बनाएं और अक्यूज्ड को वो अगर सारे डॉट्स को जोड़ा जाए और फर्मली अगर ये इस्टेब्लिश किया जा रहा है कि इन रीजनेबल प्रोबेबिलिटी अगर इफ़ द इन्फरेंस इज़ ड्रॉन अगेंस्ट द गिल्ट ऑफ द अक्यूज्ड, तो वैसे एविडेंस को जो है कोर्ट मान्य मानता है। और उस समय उस एविडेंस पे रिलाई करके भी, सोलली भी अगर सर्कमस्टांशियल एविडेंस है लेकिन अगर वो गिल्ट की तरफ इशारा कर रहा है, बार बार फर्मली इस्टेब्लिश कर रहा है बाय चेन ऑफ इवेंट्स, तो वैसे सर्कमस्टांसेस में हम सर्कमस्टांशियल एविडेंस को भी, इवन इफ़ इट इज़ अ सोल एविडेंस इन द केस, हम उसको मान्य मानते हैं। ठीक है, तो उसके लिए एसेंशियल ये है कि चेन ऑफ इवेंट्स must be cogently and firmly established। सेकेंड चीज़ इम्पॉर्टेंट ये होगा कि आपका जो सर्कमस्टांसेस है वो कंजेक्चर्स या सरमाइसेस के ऊपर बेस्ड ना हो। ठीक है, कंजेक्चर, सरमाइसेस, मियर सस्पिशन के ऊपर बेस्ड ना हो। तीसरा जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जो गिल्ट है, गिल्ट ऑफ accused must be clearly established। अगर ऐसा तीनों
चीज़ अगर मिलता है तो उस सर्कमस्टांस में हम सर्कमस्टांशियल एविडेंस को मान्य मानते हैं। ठीक है, सर्कमस्टांशियल एविडेंस इनिशियली हिस्टोरिकली अगर देखा जाए तो ये सिर्फ इन्वेस्टिगेशन पर्पसेस के लिए यूज़ होता था, लेकिन इसका जो अब एम्बिट है वाइडन हो गया है और क्रिमिनल लॉ या इवन सिविल केसेस में, फॉर एग्जांपल आप कंपटीशन लॉ में कार्टेलाइजेशन का केसेस पढ़ते होंगे, उसमें सर्कमस्टांशियल एविडेंस का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। जहाँ पे भी डायरेक्ट एविडेंस मिलना बहुत मुश्किल है, वैसे सिचुएशन में हम चेन ऑफ इवेंट्स बनाते हैं और वैसे सिचुएशन में सर्कमस्टांशियल एविडेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चलिए अब हम लास्ट बात कर लेते हैं हमारे इस वीडियो के लास्ट चीज़ का, जो कि है आपका हियरसे एविडेंस। हियरसे एविडेंस वैसे एविडेंस को कहते हैं जो कि डायरेक्ट ना हो। जनरली हमने बोला कि आपको ओरल एविडेंस जो है वो डायरेक्ट होना चाहिए, लेकिन हियरसे एविडेंस क्या होता है, सुनी हुई बात होती है। लेकिन एविडेंस लॉ का जो मैंने फर्स्ट क्लास में आपको रूल बताया कि बेस्ट एविडेंस मस्ट बी गिवन। Although hearsay evidence is not the best evidence, but if the circumstances so directs कि उसमें आपको कोई और एविडेंस मिलने की कोई संभावना नहीं है, तो वैसे सिचुएशन में हम hearsay एविडेंस को मान्य मानते हैं। हियरसे एविडेंस का स्टैट्यूट में हमारे इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 में भी एक एक्सेप्शन बना हुआ है कि इस सर्कमस्टांस में हियरसे एविडेंस दिया जा सकता है, जो कि मैंने आपको बताया सेक्शन 60 में ही लिखा हुआ है कि ओपिनियन इन रिलेशन टू ट्रिटाइज, उसको हम उस तरह के सिचुएशन में हियरसे एविडेंस को मान्य मानते हैं। जो दूसरा एग्जाम्पल है वो है आपका डाइंग डिक्लेरेशन। डाइंग डिक्लेरेशन, कोई आदमी मर गया, ठीक है, उस आदमी ने किसी और को बताया था कि उसके मरने का रीज़न क्या है, तो उस सर्कमस्टांस में क्योंकि वो आदमी मर चुका है तो अब बेस्ट एविडेंस यही होगा कि सामने वाले को उस परिस्थिति के बारे में पूरा नॉलेज है, तो उस सर्कमस्टांसेस में डाइंग डिक्लेरेशन को भी हियरसे एविडेंस होते हुए भी मान्य माना जाता है। वैसे ही आप रेस जेस्टे देख लीजिए। रेस जेस्टे भी एक जो आपका सेक्शन 6 में दिया हुआ है वो भी एक एक्सेप्शन है हियरसे एविडेंस का। वैसे ही आप एक्सपर्ट ओपिनियन ले लें या फिर एडमिशन ले लें, कन्फेशन ले लें, वैसे सर्कमस्टांसेस में भी जो है आप हियरसे एविडेंस का एक्सेप्शन देखते हैं। तो जब हम इन सारी चीज़ों को अलग अलग पढ़ेंगे तो आपकी अंडरस्टैंडिंग और बेहतर हो जाएगी। लेकिन अभी के लिए ये समझना इम्पॉर्टेंट है कि हियरसे एविडेंस जो है वो जनरली एडमिसिबल नहीं होता है लॉ में, लेकिन उसके कुछ एक्सेप्शंस दिए हुए हैं आपके एविडेंस एक्ट में। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। थैंक यू।